हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 9 नंबर के लिए आता है, यानी क्लास 12th हिंदी के अंतर्गत यह टॉपिक आपका 9 नंबर के लिए आता है। तो इस वीडियो में मैं आपके पक्की कराने वाला हूँ 9 नंबर, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध के बारे में जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका 100% गारंटी के साथ आपका 9 नंबर पक्का होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से तरीके जो है अपनाने चाहिए निबंध लिखने के लिए, क्योंकि देखिए निबंध सभी लोग लिखते हैं लेकिन सभी को जो है बराबर नंबर नहीं मिलते। अब 9 नंबर के लिए टॉपिक आता है तो 9 नंबर आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 100 नंबर में आपका देखिए 9 नंबर जो है एक समझ सकते हैं कि आपका 2% यही लेकर चलता है। तो यहां पर आपको निबंध कैसे लिखना है मैं आपको यहां पर पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखकर बताऊंगा, और साथ ही 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध भी बताने वाला हूं जो कि आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल एकदम बोर्ड एग्जाम से पहले। तो चलिए देखते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए क्लास 12th में आप आ गए हैं और यहां पर निबंध लिखने का तरीका अलग होता है, यानी कि जो छोटी क्लासों में आप जिस प्रकार से निबंध लिखते चले आए हैं वैसा निबंध आपको नहीं लिखना। अब देखिए मैं आपको एक एक टॉपिक पर वीडियो क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यार आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। मेरा ये मकसद नहीं रहता कि मतलब आपको बता दें कि 10 टॉपिक पढ़ लीजिए, 20 टॉपिक पढ़ लो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। आपको उन टॉपिक को बताना भी चाहिए, है ना। अगर मैं कह दूंगा कि आप इन टॉपिक पढ़ लो तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए सब एक एक टॉपिक को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जैसे कि मैंने पत्र लेखन के ऊपर वीडियो बना दिया है, इसी प्रकार से आज निबंध लेखन हो गया और खंड काव्य कहानियां जो भी हैं सारी चीजें एक एक टॉपिक को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से पहले सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको बता देता हूं आपको निबंध लिखने से पहले कौन कौन से वो तरीके हैं जो कि आपको अपनाने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले अगर आप ये तरीके अपनाते हैं तभी आपको जो है पूरे नंबर मिलते हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको 9 में से 9 नंबर चाहिए तो आपको ये तरीके अपनाने पड़ेंगे। जैसे पहला आपका होता है रूपरेखा अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी रूपरेखा आपको लिखना नहीं भूलना। क्योंकि दोस्तों देखिए रूपरेखा क्या होती है, निबंध का मेन शुरुआत। जिस प्रकार से आप लोग आवेदन पत्र लिखते हैं या आप लोग जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसमें क्या होता है आप लोग विषय लिखते हैं ना, आप ऊपर जो है उसमें विषय डालकर लिखते हैं कि यानी कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। वहां पर जो पूरा आपका आवेदन पत्र है वह है किस टॉपिक पर है, तो आप लोग विषय जिस प्रकार से लिखते हैं ठीक उसी प्रकार आपको निबंध लिखने से पहले रूपरेखा लिखना अत्यंत आवश्यक है ना। अब देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मैंने जो है नीला और ये जो मतलब कलरफुल जो पेन है इनको यूज नहीं करना, आपको नीला और काला पेन ही यूज करना है, ठीक है। कॉपी में आपको वहां पर ये रेड और ग्रीन जो है ये यूज नहीं करना। तो ये हो गया रूपरेखा आपको बिल्कुल लिखना जिस प्रकार से इंग्लिश में से क्या बोलते हैं हिंट्स, जैसे इंग्लिश का ऐसे लिखते वक्त रूपरेखा डाली जाती है उसी टाइप से यहाँ पर रूपरेखा डालना। रूपरेखा में आपको वो चीजें बतानी होती हैं जिसनी हेडिंग आप लोग लिखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, जैसे हम लोग पर्यावरण के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर सारी हेडिंग डाल देनी, ठीक है। और इसके बाद रूपरेखा जितनी हेडिंग मतलब कि आपको लिखना है कॉपी में उतना आपको रूपरेखा में बता देना होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आता है लिखावट पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि देखिए आप जितनी अच्छी सफाई से कॉपी को लिखेंगे उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इनको बिल्कुल अन्यथा में लेकर नहीं चलिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है रूपरेखा अच्छे तरीके से डालना है। दूसरा आपका आता है लिखावट पर विशेष ध्यान देना, ठीक है, यानी कि आपकी राइटिंग एकदम अच्छी तरीके से होनी चाहिए। देखिए मैं आपको ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है, जिस राइटिंग में मैंने लिखा है, अगर आप इतना ही बनाकर लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपका देखिए तीसरा पॉइंट क्या आता है, प्रत्येक लाइन को आपको अर्थपूर्ण ढंग से लिखना है। मतलब दोस्तों जैसे कई सारे बच्चे क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग प्रस्तावना ही लिख रहे हैं, ठीक है, आप शुरुआत की लाइन लिख रहे हैं, आप क्या करते हैं वहां पर कई सारे वर्ड जो भी आपके मन में आया, जो भी चीजें आई उसी को लिखते चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो आपको मतलब वहां पर अगर एग्जामिनर की नजर पड़ जाती है तो नंबर उस मुताबिक नहीं मिलता जितना आपको चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान देना यही है कि आपको मतलब यहां पर अर्थपूर्ण ढंग से लिखना है ना। अब चलिए मैं आपको यहां पर इसको जो है लिख कर बताऊंगा कि किस प्रकार से हेडिंग डालना है, कैसी क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। यहां पर सबसे पहले मैं बता देता हूं 5 वह कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं, ठीक है। तो 5 ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम से पहले, और 5 अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% की गारंटी है कि इससे बाहर नहीं आएगा। इससे बाहर अगर कोई हेडिंग आएगी भी, यानी कोई टॉपिक अगर आया भी तो आपका इनमें से एक जो है 100% फंसने वाला है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्या है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, ठीक है। अगर आप किसी निबंध को तैयार कर
कर रहे हैं तो उसके आपको समस्या जैसे तो है तो उसका समाधान का उपाय भी बताना पड़ेगा, यानी कि वहां पर लिखना पड़ेगा। जैसे बेरोजगारी की समस्या होगी तो उसका समाधान। इसी प्रकार से आपका दूसरा है वर्तमान समाज में जो है नारी की स्थिति। इसके बाद आपका तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह आपका है साहित्य समाज का दर्पण है। और आपका यहाँ पर चौथा है भ्रष्टाचार की समस्या एवं इसका समाधान। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की समस्या हो गई और इसका समाधान भी आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से पांचवा है आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और इसका आपको समाधान बताना है। तो यह 5 टॉपिक आपको तैयार कर लेना है, 5 में से एक। ठीक है, आपको यार एक से मतलब बाकी पांचों से मतलब तो है नहीं, तो 5 में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर के लिए बिल्कुल आएगा और आपके 9 नंबर दिला कर जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि निबंध आपको लिखना आखिरकार कैसे है ना। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने यहाँ पर पर्यावरण के ऊपर लिखा है तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रस्तावना। जितनी रूपरेखा में हमने हेडिंग बताई है उतनी ही हेडिंग आपको नीचे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप शुरुआत में उतनी ही हेडिंग लिखिए जितना आपको आए और जितना आप एक्सप्लेन कर पाए। जैसे हमने प्रस्तावना में यहाँ पर डाला नंबर 1, प्रस्तावना को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना हमने हेडिंग डाला और ब्लैक पेन से और इसी के नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, अब लिखा हमने कि पेड़ काट बस्ती बसी पर्यावरण निराश बढ़ा प्रदूषण शहर में कैसे लेवे सांस। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार की लाइन को लिखना क्या जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ऐसी लाइन अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जो है वह जाता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि देखिए सभी बच्चे तो ऐसा कर नहीं पाते हैं ना, ऐसी लाइन जो है सभी लोग को याद नहीं रहती और सभी ऐसा लिख भी नहीं पाते। तो मतलब एक प्रकार से अगर आप ऐसा लिख देते हैं तो जो निबंध लिखने का एक नजरिया होता है, आपकी जो कॉपी है उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है और आपको 9 नंबर में से 9 नंबर मिलने के चांसेस जो है वह 100% अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के कोट्स को बीच बीच में आपको डालना चाहिए, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पर पर्यावरण पर ही है तो आप इसी को लिखें। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पर आप लिखें, लेकिन इस प्रकार के कोट्स आपको बीच में डालने चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छा जो है नंबर दिलाने में कोशिश करती है ना। तो इस प्रकार से लिखना है। अब इसके बाद आपको नीचे से स्टार्ट कर देना जो भी आपको जो है यहाँ पर बताना। जैसे हमने लिखा कि अपने पुरुषार्थ से गंगा को लोक कल्याण के लिए भारत भूमि पर लाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा कि गंगा का जल रासायनिक दृष्टि से अमृत तुल्य होता है और उसमें कभी विकार नहीं होता। ठीक है, बल्कि औषधीय गुणों के कारण कई लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस प्रकार से हमने देखी। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताया कि आपको कई सारे लोग क्या कहते हैं, मेरे जो यहाँ पर मेरे पास कमेंट आते हैं कि जैसे मैंने एक बार बताया था आपको कि आपको कहानी लिखकर। ठीक है, तो क्या हुआ था कि कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया 80 शब्दों में पूछा जाता है, वहां पर कम से कम 100 शब्द या 150 शब्द लिखने पड़ते तभी नंबर मिलते हैं, कि कॉपी भरना अनिवार्य। लेकिन दोस्तों कॉपी भरना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यानी कि कई सारे लोगों को यही मतलब डाउट है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा भरेंगे, ठीक है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कॉपी भरें तब हमको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों वहां पर कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते हैं ना। जैसे कि इसकी जो शब्द सीमा है आपको लिखना उतने ही शब्द सीमा में है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, अच्छी लिखावट में अच्छा वहां पर सफाई का विशेष ध्यान देना, तब नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर पेज भरना जरूरी नहीं है, आप चाहे 4 पेज 5 पेज भरे, कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको मात्र 2 ही पेज लिख देना है, तब भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये चीजें आपको मतलब अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए लिखना। बाकी इसके बाद देखिए प्रस्तावना हो गई। अब हमारा आता है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो चलिए इसको यहाँ पर सेकंड हेडिंग हम लोग डालेंगे, दूसरी हेडिंग। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ देखिए, जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं वातावरण के इन घटकों में हानिकारक घटकों का प्रवेश ही वातावरण को दूषित कर देता है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जो सभी प्राणियों के लिए हानिकारक होता है और वातावरण को दूषित करना ही प्रदूषण कहलाता है। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में, छोटी सी भाषा में हमने यहाँ पर 4 से 5 लाइन में समाप्त कर दिया। अब ऐसा नहीं कि कई सारे बच्चे कहेंगे कि भैया इसको यहाँ से और यहाँ तक लिखना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका टाइम ही वेस्ट होगा, आपको समय की जो है वहां पर बचत कर रही है। तो इस प्रकार से आपने बता दिया प्रदूषण का क्या अर्थ है। आप देखिए अपनी भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि भाषा ऐसे इस्तेमाल करना है जिसका कोई अर्थ निकले, अर्थपूर्ण लैंग्वेज का वहां पर उपयोग करना है। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लिख दें वहां पर भरते चले जाएं 3-4 पेज भर दें, वहां ऐसा करने से आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा आता है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार में देखिए कैसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। अब आप सोचे कि यहाँ पर हम बता दें कि प्रदूषण 2 प्रकार के होते हैं, प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, तो ऐसा मेंशन आपको वहां पर बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि दोस्तों अगर आप लिख देंगे प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, अब आपने यहाँ पर 3 प्रकार बता दिए, प्रदूषण 3 प्रकार का तो होता नहीं है, और भी प्रकार होते हैं, तो इसलिए हम सीधा से लिख देंगे कि प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया, कई सारे प्रदूषण होते हैं। अब यहाँ पर आपको उतने ही बताने हैं जितना आप लोग एक्सप्लेन करना चाहें। जैसे यहाँ पर हम लोग जल प्रदूषण के बारे में बता देंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है। ठीक है, आगे अगली हेडिंग डालकर। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण के बारे
बारे में बता देंगे, इसी प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के बारे में बता देंगे। मतलब जितना आपको लिखना है उतना ही यहाँ पर आप लोग डाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पर 4 से 5 बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है एक लाइन में आपको 2 लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना है, इतना तो आप कर सकते हैं, बाकी ये तो आपको आता ही है, राइट। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरी हेडिंग हो गई। अब बात करते हैं चौथी हेडिंग क्या है, प्रदूषण रोकने के उपाय, और पांचवी है आपकी उपसंहार। इनको कैसे लिखना तो चलिए वह भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रदूषण रोकने के उपाय में आपको लिखना है यहाँ पर कि प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत एवं सरकारी स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक है। मतलब दोस्तों जैसे हम बात करें कि जो प्रदूषण को अगर हमें रोकना है तो क्या एक व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता ना, मतलब सरकार भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकती जब तक हम लोग उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। इनकी सरकार का सहयोग करना हमारा मतलब एक प्रकार से कर्तव्य है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, अब ऐसा हो रहा है जैसे सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, वृक्षों को लगवा रही है, लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, वृक्षों को काट रहे हैं। अब ऐसा होता है मतलब साफ सफाई कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं गंदगी। तो ऐसा होता है कि मतलब दोनों तरफ से प्रयास करना जरूरी है, तभी इसको रोका जा सकता है। तो ये हो गया, यहाँ पर हमने बता दिया। इसके बाद प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जैसे कचरे के निस्तारण को लेकर, वाहनों की धुएं को लेकर, नदियों की साफ सफाई को लेकर, वृक्षारोपण को लेकर, ये सारी चीजें जो है सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है। तो ये हो गया हमारा प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसमें आप अपनी लैंग्वेज भी बता सकते हैं, अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग आपको इसी टाइप से डालनी है, ठीक है। 4 से 5 हेडिंग, 5 हेडिंग तो आपको डालना ही डालना है, 5 से कम आपको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसके बाद छठवां आता है उपसंहार, ठीक है। तो इसको लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि निबंध की मेन एक प्रकार से मान सकते हैं कि ये आपका जड़ ही है। इसको अगर आप नहीं लिखते उपसंहार को तो आपको 9 नंबर बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे, कभी बिल्कुल मिल ही नहीं सकते। तो इसलिए इसको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या लिखना देखिए, सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम, ठीक है, अधिक और अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं या जी सकेंगे, ठीक है। आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्त बना सकेंगे। तो देखिए छोटा सा लिख दिया हमने, यहां पर ज्यादा बढ़ा कर नहीं लिखा। अब काफी लोग बोलते हैं कि इसको बहुत ज्यादा बढ़ा के लिखना चाहिए, मतलब मैं ऐसा देखिए क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यार कमेंट आते हैं ना कि बोलते हैं कि यार कॉपी को भरना जरूरी है क्या, ये सब चीजें। तो देखिए कॉपी को भरना जरूरी नहीं होता, वहां पर आप उसको कैसे लिखते हैं उसका ज्यादा ज्यादा आपको सॉलिड आंसर देना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको अप्लाई करनी है, बाकी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो निबंध आपको इसी प्रकार लिखना है और यह 5 टॉपिक पर मैंने आपको बताया, तो 5 टॉपिक आपको बिल्कुल तैयार करना ही करना है। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।